एंड वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। अगर आप क्लास 8th में हो और NMMS पंजाब के एग्जाम देने जा रहे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट और सैट दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सके। तो बच्चों, इस वीडियो में या इस पार्ट में जो है हम लोग सैट एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जो पार्ट 2 होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपको ना तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले साइंस से रिलेटेड, ठीक है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो टोटल 35 आएंगे, सोशल से रिलेटेड क्वेश्चन भी 35 आते हैं और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 20 आते हैं। ठीक है, तो टोटल 90 क्वेश्चन जो है वो ये बनते हैं, जो कि आपके सेट यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि व्हाट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रेशर यानी कि दबाव। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम लोग दाब कहते हैं, दबाव कहते हैं। ठीक है, जब किसी सतह पर बल लगाया जाता है यानी कि फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स जितने भी एरिया पर लगता है उसी के अनुपात में, ठीक है, यानी कि उसी के प्रपोर्शन में फोर्स जो है वो मतलब कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स और इसको डिवाइड करते हैं एरिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द सिंपल डिवाइस यूज टू स्टार्ट और स्टॉप इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि उस सिंपल डिवाइस को क्या कहते हैं या वो सिंपल डिवाइस कौन सा है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट या स्टॉप करने के यानी कि चलाने और रोकने के काम आता है। तो आंसर है स्विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहला है फ्रिक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। जो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है उसमें स्टेटमेंट्स हमें सही नहीं दिए गए हैं, पंजाबी मीडियम भी रीड कर लेते हैं। किसे सतह ਨੂੰ खुरदरा बना के रगड़ ਵਧਾਈ जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्नेहक लगा के रगड़ घटाई जा सकती है, ये भी सही है। हमने जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि देखो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है। ठीक है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो उससे थोड़ा ज्यादा होता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आसान भाषा में अगर इसे समझाऊं तो किसी वस्तु को लुढ़काना जो है यानी कि उसको जो है रोल करना जो है वो सबसे आसान होता है, सरकाना यानी कि स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और किसी खड़ी वस्तु को चलाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होता तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने मोर लिखा है और इस करके ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ कलर इन 7 कलर्स इज कॉल्ड। तो जो व्हाइट लाइट होता है वो जब 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आंसर है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो जो कि है पर्सन विद लो विजन कैन रीड मैनी लैंग्वेजेस। तो जो मतलब जिनकी आईसाइट जो है वो वीक होती है ना, वो काफी सारे लैंग्वेजेस को रीड कर सकते हैं, कौन से सिस्टम के थ्रू, तो इसका आंसर है ब्रेल सिस्टम। ठीक है, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो जो है कह सकते हो जो फोर्स जो है वो लगाया जाता है एक चार्ज्ड बॉडी द्वारा चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर नोन एज। तो प्रति सेकंड होने वाला जो वाइब्रेशन है यानी जो कंपन है उसकी संख्या क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, अब दिमाग में ना एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम ने तो पंजाबी मीडियम में रीड कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा है ना यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पे ना तीनों ही स्टेटमेंट गलत थे,
इन्होंने हमसे गलत पूछा है ना, ट्रू तो पूछा नहीं है, तो तीनों गलत तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो मैंने डाउट क्लियर करने के लिए पंजाबी मीडियम जो है वहां से मैंने क्वेश्चन जो है वो टैली कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपने बताना है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये आपको पता ही है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी का टेबल, अगर आप लकड़ी के टेबल के ऊपर जो है आपने कोई लाइट वाली चीज रखी है, ठीक है, जैसे कि आपने मोबाइल का जो है फ्लैश लाइट ऑन किया है, या मतलब कि तो क्या नीचे जो है उसके लाइट आएगी, नहीं आएगी, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ओबेक लिखा है, ओपेक होता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट इट्स शैडो इज फॉर्म, हमारी बॉडी भी ओपेक है ना, तो जब हम लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम सूरज जब निकला होता है ना, हम तब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी शैडो बनती है ना। इसी तरीके से जो टेबल है उसके ऊपर जब हमने लाइट जलाई तो नीचे उसकी टेबल की शैडो बनेगी ना, तो यहाँ पर जो है ये भी सही है। नेक्स्ट है, मिरर्स कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, की जो मिरर्स है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो ये गलत है, मिरर्स लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑफ ईयर द सन राइजेस एग्जैक्टली फ्रॉम ईस्ट, यानी कि वर्ष के किस दिन सूर्य ठीक पूर्व दिशा से जो है वो निकलता है, तो आंसर है 23 सितंबर। 21 मार्च भी होता है बट उसका ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हम 23 सितंबर पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, जिस दिन जो है वो सूर्य ठीक पूरब से जो है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारी धरती है उसको गर्म करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड डिवाइस इज, तो जो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड डिवाइस में इस्तेमाल की जाती है वो किस तरीके की होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या मोर देन 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो आंसर है मोर देन 20,000। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये ह्यूमन ईयर यानी कि इंसान के कानों को सुनाई नहीं देती। ठीक है, अगला देखो बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, तो किसी व्हीकल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, यानी कि नापा जाता है, वो आपने बताना है, तो आंसर है ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बिल्डिंग को बिजली जो गिर रही होती है उससे बचाया जा सके, लाइटनिंग से बचाया जा सके, तो आंसर है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी इन स्टमक, तो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एसिडिटी है उससे आराम मिल सके, तो आंसर है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके अलावा आप एंट एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जो कि जो बॉडी में एसिडिक हो गया ना हमारा बॉडी, उसको ये निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, और उसको जो है वो न्यूट्रल बना देती है, तो एसिडिटी से आराम मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैटर इज, यानी कि पदार्थ के किसी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, तो आंसर है एटम। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल इंडिकेटर, इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर जो है वो नहीं है, तो आंसर है फेनोलिप्थीन। ठीक है, लिचेंस, टर्मरिक और चाइना रोज जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। अगला है, गवर्नमेंट गेव द मैसेज टू सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली, गवर्नमेंट ने ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करने का मैसेज दिया है। बिकॉज द फॉलोइंग नॉन मैटर्स प्रेजेंट इन फायर क्रैकर्स बिकम द रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन वाइल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, क्योंकि जब हम पटाखे जो है वो जलाते हैं, ठीक है, तो उससे जो नॉन मेटल्स जो प्रेजेंट होते हैं पटाखों के अंदर, वो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली कौन सा गैस है या कौन सा नॉन मेटल है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर है सल्फर एंड फोस्फोरस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के प्रिंट्स क्लियर नहीं है बट मैं फिर भी इसको रीड करके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं रीडिंग कर रही हूँ क्वेश्चन की, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
अगला देखो, नाइलन इज यूजफुल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नाइलन जो है उसको उसकी किस प्रॉपर्टीज की वजह से ये काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल है? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये काफी ज्यादा मजबूत होता है ना। इसके अलावा लचीला होता है और ये जो है वो हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, एसिड्स आर मेड व्हेन। एसिड जो है वो कब बनता है? जब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा, कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग सोडा आर। वॉशिंग सोडा की जो कंपोनेंट्स है यानी जो घटक है वो कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों ही जो है उसके कंपोनेंट होते हैं। देखो, वी कैन मेजर द टेम्परेचर इन डॉक्टर्स थर्मोमीटर फ्रॉम, यानी कि हम डॉक्टर के थर्मोमीटर से तापमान किस सीमा तक जो है वो नाप सकते हैं? तो आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये शरीर के जो सामान्य तापमान होता है उसकी सीमा के अनुसार डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड, ठीक है। तो गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता और प्लैटिनम भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम प्लैटिनम पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन अनराइप मैंगो। तो जो मतलब कच्चा आम होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है वो आपने बताना है, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला सल्फोरस एसिड इज। तो सल्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO3, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। रिंकल फ्री क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो रिंकल फ्री क्लॉथ जो है वो कहां से मिलते हैं हमें? तो आंसर है पॉलिस्टर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। यानी कि हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है ना, जिसमें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो मतलब कि नंबर्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो बेटा हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो होता ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ड्यूटेरियम, इसमें जो है वो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्राइटियम, जिसमें कि जो है एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इन्होंने पूछा है हमसे कि इक्वल नंबर होने चाहिए उसके, है ना। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ड्यूट्रियम जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2H, ठीक है, और 1, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। इसके बाद अगला देखो, विच सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड कैन चेंज देयर शेप। तो ह्यूमन ब्लड का वो कौन सा सेल है जो कि अपनी शेप जो है वो बदल सकता है? तो आंसर है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर। हार्मोन की कमी से ग्वाइटर होता है, तो आंसर है थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो होता है ना, देखो जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है उसके कारण क्या होता है, थायरोक्सिन का निर्माण जो है उसको, जो थायरोक्सिन है ना, जो हार्मोन है उसका जो मतलब कि निर्माण है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ग्वाइटर होता है। तो इन्होंने हार्मोन की कमी पूछी है, इसलिए हमने थायरोक्सिन पे टिक किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा जो है वो प्रिजर्वेटिव नहीं है वो आपने बताना है। तो देखो, जो एप्पल जूस है वो जो है प्रिजर्वेटिव नहीं है। जब चीजें खराब ना हो हम उसके लिए इसको सेव करते हैं, जैसे अचार, उसमें हम जो है वो क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, इसके अलावा विनेगर डालते हैं। इसी तरीके से जब हम जैम वगैरह बनाते हैं उसमें शुगर डालते हैं, बट एप्पल जूस जो है वो प्रिजर्वेटिव नहीं है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन वुमन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। यानी कि जो है प्यूबर्टी के टाइम पे, किशोरावस्था में जो लेडीज हैं उनमें कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? तो आंसर है एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो इनमें से किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आंसर है हेन, ठीक है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा जो है वो एक इकाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी का, ठीक है। तो आंसर है जीन्स। नेक्स्ट है, नेम द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस सेल का नाम बताना है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। तो आंसर है प्रोकैरियोटिक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इन फर्टिलाइजेशन द स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड टू फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखो, इन फर्टिलाइजेशन द स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड टू फॉर्म। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो स्पर्म है और ओव्यूम है वो फ्यूज होते हैं ताकि क्या बना सके, जाइगोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होता है? तो इसका आंसर है बेटा कि हेपेटाइटिस ए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट। इनमें से कौन सा जो है वो मलेरिया पैरासाइट का वेक्टर है, यानी कि वाहक है। ठीक है, उसको अपने साथ लेकर जाता है। तो इसका आंसर क्या है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है। इसके बाद अगला है, डैश इज रिप्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। तो जो हम रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं, है ना, उस टाइम पे क्या जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो आपने बताना है। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अल्कोहल इज नोन एज। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो ब्रेकडाउन होता है अल्कोहल में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं डाइजेशन। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, डैश हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो पानी जो है वो प्लांट में पहुंचाने का काम करता है ये। तो आंसर क्या है, जाइलम। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस इन। तो पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, है ना, वो प्रोसेस जो है वो, मतलब कि जब खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उस टाइम पे पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये प्रोसेस जो है वो कहां पर होता है? तो आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ब्रैकेट में नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 4, 5 और उसको 107 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आपने बताना है कि क्या ये जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो 13 से केवल डिविजिबल होगा, सिर्फ 19 से होगा, 7 से होगा, या प्राइम नंबर से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इनको पहले प्लस कर लेते हैं। तो 5 + 4 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 हो गया। 14 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो हम सिंपली देख लेते हैं, अगर 14 आ रहा है तो 14 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आ सकता है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा और हमारा पेपर जो है वो छूट सकता है। इस करके शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो अपनानी है। देखो, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? यानी कि अगर 15 मजदूर 48 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो वही काम 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास? 15 है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 आवर्स के साथ, इनके टाइम के साथ। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 30 आवर्स है, तो आवर्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे कितने मजदूर चाहिए वो हमने उसकी जगह पर x लिख दिया। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर अब इसको x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 15 × 48 हो जाएगा, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 15 2 ज़ा 30 होता है, फिर इसकी कटिंग कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 वर्कर्स जो है वो हमें चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन पाई चार्ट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ 3 स्टूडेंट। तो ये 3 स्टूडेंट की जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई गई है। तो आपको बताना है कि रमन की जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो क्योंकि ये एक पाई चार्ट है तो पाई चार्ट जो है वो 360 डिग्री का होता है। रमन जो है उसका कितना सेक्टर दिखाया गया है? 120 डिग्री। इसको डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, यानी कि 1/3 इसका आंसर है। पर यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो इन केस इस तरीके से अगर हो जाता है ना तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अब ऑप्शन में है नहीं और आंसर करेक्ट जो है वो 1/3 ही है, तो आप किसी में भी टिक करोगे तो आपको वहां पे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अनिल बॉट समथिंग इन ₹784। तो जो अनिल है उसने 784 में कुछ आइटम खरीदा जिसमें कि 12% जो है वो टैक्स भी लगा है। ठीक है। व्हाट इज प्राइस बिफोर टैक्स वाज एडेड। तो टैक्स लगने से पहले कितना प्राइस था वो आपने बताना है। चलते हैं कि x जो है वो उस जो भी चीज उसने खरीदी है उसका ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है। उस पर 12% जो है वो टैक्स लगा है, यानी कि 12x/100 टैक्स ऐड कर दिया हमने, वो इक्वल हो गया 784 के। ठीक है। अब जो है वो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि
इन्हें प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन्हें प्लस करोगे तो ये 1x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 100x हो जाएगा, प्लस में ये 12x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 784 हो गया। इसके बाद इन्हें प्लस कर लो तो 112x हो जाएगा, इज इक्वल टू बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 78400। 784 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, x इज इक्वल टू 78400 और यहाँ पे 112 आ गया। अब इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो कटिंग करते हैं इसकी 2 से, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से कटिंग करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 00 लग जाएगा। फिर 2 से कटिंग करते हैं 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से कटिंग करते हैं यहाँ पे तो 2 1 जा 2, ठीक है। इसके बाद 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 00 लग जाएगा। इसके बाद जो है अब इसकी कटिंग करो तो यहाँ पे 2 से कटिंग करते हैं तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 00 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो 14 7 जा 98 होता है तो यहाँ पे 700 आ गया, ठीक है। वो हमारा क्या हो गया 700। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं वो आपने बताना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। तो जो अब हमने नंबर लिखना है उसमें हमने 81 और 100 को इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा जितने भी नंबर है वो लिखने हैं हमने, ठीक है। तो टोटल 99 तक जाएगा ये, ठीक है। तो हम देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है 99 तक जाएगा ये नंबर। 81 हमने इंक्लूड नहीं करना तो अगला नंबर क्या है 82, वो लिख दिया, उसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है। 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, 100 में से 82 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 18। तो इसके बीच में कितने जो है वो नेचुरल नंबर लाई करते हैं, आंसर है 18। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 40 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, सर्वे शोज दैट 25% चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले फुटबॉल अमंग देम, हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है वो आपने बताना है, ठीक है। टोटल कितने चिल्ड्रन है 40 चिल्ड्रन है, जिसमें से इनको फुटबॉल खेलना कितने बच्चों को पसंद है 25% को। तो 40 का 25% निकाल लेते, पता चल जाएगा कितने बच्चों को खेलना पसंद है फुटबॉल, ठीक है। तो 25 4 जा 100, कटिंग कर दो 4 10 जा 40, यानी 10 बच्चों को पसंद है तो 30 बच्चों को पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो 136 का जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है नंबर ऑफ एक्सेस एंड एजेस इन अ क्यूबॉइड आर। तो क्यूबॉइड जो है वो इस तरीके की शेप होती है ना। इसमें एजेस जो होते हैं ना वो ये वाली लाइंस होती है, ठीक है। और जो वर्टिक्सेस होते हैं वो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कॉर्नर्स होते हैं। तो कितने जो है वो वर्टिक्सेस हैं तो 4 5 6 7 8 और एजेस कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो 8 जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर वर्टिक्सेस और 12 जो है वो एजेस है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं जो कि किसी और के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप डाइस को फेंकते हो तो कॉम्पोजिट नंबर आने के कितने चांसेस हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो 1 जो होता है, क्या क्या नंबर आ सकते हैं जब आप डाइस को फेंकोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, तो 1 को तो हटा देते हैं। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, यानी सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आता है तो ये भी नहीं है। 3 जो है वो भी नहीं होगा, वो भी प्राइम नंबर है। 4 कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 5 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर है। और 6 भी कॉम्पोजिट है, ये 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। तो 2 हो गए यहाँ पर। टोटल जो है वो आउटकम्स कितने हैं 6, कटिंग कर दो 2 1 2 2 3 6, तो आंसर क्या हो गया 1/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, अगर जो है वो किसी कह सकते हो किसी चीज की कीमत या किसी वस्तु की कीमत जो है 20% इंक्रीज कर दी जाए और फिर 20% जो है वो डिक्रीज यानी कि घटा दी जाए,
तो जो है कितना जो है वो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो सामान इसने खरीदा वो 100 रुपीज का था, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% जो है प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, यानी कि प्राइस 20% बढ़ गया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 20 लिखा, ठीक है, परसेंटेज लगा था तो 100 लिख दिया। कितने का सामान था, 100 का, वो मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 20 रुपीज प्राइस बढ़ा है, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यानी अब वो सामान जो है वो 120 रुपीज का मिल रहा था। उसके बाद कहते हैं कि 20% प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। तो अब हमने 100 का डिक्रीमेंट नहीं निकालना है, हमने 120 का निकालना है, ठीक है। तो 120 लिखते हैं, दोबारा से हम जो है 20% निकालते हैं 120 का, तो यहाँ पे 20% है तो 20/100 हो जाएगा किसका, 120 का। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, यानी 120 में से आपने 24 माइनस कर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 96। तो चेंज जो है वो कितना आया, पहले 100 था अब 96 हो गया, ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4, है ना, यानी कि 4% का चेंज आया है। परसेंट कैसे निकाला हमने, तो सबसे पहले 4 रुपीज का चेंज आया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो कितने का था, 100 का था, अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4%। प्राइस जो है वो कम हुआ है ना, यहाँ पे पहले 100 था अब 96 हो गया, तो प्राइस कम हुआ है, तो 4% का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी जो सारी साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। इसके कितने जो है वो सिमेट्री लाइंस जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो देखो 1 2 और 3 लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। क्वेश्चन देखो जिसमें कि आपको दिया गया है कि -x/5 प्लस में है 1/2 इज इक्वल टू 1/5। इसमें आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप प्लस 1/2 को उधर ले जाओ, दोनों तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये 1/5 है, 1/2 प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x/5 इज इक्वल टू 5 और 2 का एलसीएम लोगे 10 हो जाएगा। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -x/5 इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 15, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या हो गया 3/2। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल है और क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो इस तरीके के शेप्स को जो है वो क्या बोला जाता है, तो इनको कहा जाता है पॉलीगन। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। बाहर की साइड इनका कोई भी जो है वो डायगोनल का पोर्शन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा जो है वो कौन सा शेप होता है, आंसर है कन्वेक्स पॉलीगन। समझ लेते हैं कन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है। जितने भी इसके इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर की साइड जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी जो हैं वो या तो मतलब कि 180 डिग्री से कम के होंगे या 180 डिग्री तक होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो नहीं हो सकते, और जितने भी इसके जो डायगोनल्स हैं वो सभी इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन है, ठीक है, उसका एक इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। कुछ डायगोनल्स जो होते हैं वो बाहर की साइड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार शेप्ड अगर हम पेंटागन की बात करें। अगला देखो, इफ अ नंबर इज 64 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स स्क्वायर। अगर कोई नंबर जो है वो 64 टाइम्स है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल से, तो नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चलते हैं x हमारे पास कोई नंबर है, उस 64 है, 64 टाइम बोला है, उसके स्क्वायर जो उसका जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, उसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और 64 टाइम्स बोला है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 हो गया ये,
एक्स का स्क्वायर सिंपल मल्टीप्लाई किया है मैंने, उसके बाद यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, 64 है, ये इसे क्यूब इसका बताएंगे, ठीक है। तो 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, 4 का, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 4। अगला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 ईच। इन सभी से जो है ये मतलब कि डिवाइड हो जाए ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और 10 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 5 होता है ना। यानी कि हमें 5 का स्क्वायर जो है वो करना चाहिए यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 3 30, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 0 जो है वो 2 बार ही लग जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 900। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 192 को किससे डिवाइड किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो 192 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, है ना, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 और 1। बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 बी डिवाइडेड। तो 3 जो है वो एक अकेला पड़ गया ना, क्यूब के लिए हमें 3 नंबर जो है उसका ग्रुपिंग चाहिए होता है, तो 1 2 3, इसके भी ग्रुपिंग पूरी हो गई है बट 3 अकेला रह गया, तो 3 नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, फाइंड द नंबर। अगर 75% जो है किसी नंबर के 75 उसमें ऐड कर दिया जाए तो जो है देन सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड, तो सेम नंबर आ जाता है, तो अपने नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक। चलते हैं कि जो नंबर है वो x है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि 75 जब हम उसमें किसमें 75% ऑफ अ नंबर, तो अगर x हमारे पास नंबर है उसका 75% फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 75 ओवर 100 हो जाएगा, इसकी कटिंग करोगे तो 25 3 75, 25 4 100, मल्टीप्लाई कर दो तो 3x अपॉन 4 हो गया, तो 3x अपॉन 4 ये इक्वल हो जाता है जो ओरिजिनल नंबर है जो कि हमारे पास x था, ठीक। करते हैं 75 को यहीं पे रहने देते हैं, इज इक्वल टू एक्स, 3x अपॉन 4 जो है दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस करते इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, ठीक है। यहाँ पे 75 है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 75 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 2 कैरी हो गया, 7 4 28, 29 30 इज इक्वल टू x 1 x, तो x कितना हो गया हमारा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर स्क्वायर का एरिया जो है वो सेम है जितना कि सर्कल का एरिया है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेशियो बताना है अपने स्क्वायर के साइड के लेंथ का और जो सर्कल का रेडियस है उसके लेंथ का, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन्होंने हमसे इसका जो है वो क्या पूछा है कि इनका रेशियो जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये a का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, हम इधर ले आते हैं, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। अब क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को एक साइड कर देते हैं, a अपॉन में r का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो स्क्वायर है इसको अंडर रूट में ले लेगा, यानी कि a अपॉन में r जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट पाई के नीचे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1, यानी जो हमारे पास रेशो बना वो क्या बना, अंडर रूट
जो है वो पाई अपॉन में नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे रेशो निकाल रहे हैं तो रेशो 1। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अगर x और y दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 1/x और 1/y जो है वो भी कैसे होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा जो है वो भी उसी रेशो में बढ़ता है, जब एक जो है घटेगा तो दूसरा भी उसी रेशो में कम होगा। ठीक है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरा घटता है, यानी जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा। ठीक है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिवाइड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स फाउंड बाय 3 डिफरेंट डिजिट। तो कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कौन से इनमें से कौन सा नंबर है जो कि जितने भी पॉसिबल 3 डिजिट के नंबर्स होंगे उनको जो है वो डिवाइड कर सकता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ए, बी और सी ये हमारे पास जो है वो 3 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या बन सकते हैं, इसके फॉर्मेट जो है क्या क्या बन सकता है, एक बन सकता है ए बी सी, दूसरा बन सकता है ए सी बी, फिर बन जाएगा बी ए सी, है ना, उसके बाद बन जाएगा बी सी ए, फिर बनेगा सी ए बी, इसके बाद बन जाएगा सी बी ए। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना। अब देखो ए बी सी को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए 100 प्लेस पर है तो 100 ए, प्लस में बी 10th प्लेस पर है तो 10 बी, सी हमारे पास 1st प्लेस पर है तो सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए सी बी के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100 ए, ठीक है, फिर 10 सी, यहाँ पे लिख देते हैं 10 सी, प्लस में क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो बी ए सी है तो 100 बी, प्लस में क्या हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है 10, 10 ए प्लस में सी, फिर बी सी ए है तो 100 बी, प्लस में सी कितना है हमारे पास 10 सी, प्लस में ए 1 प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ए, सी 100 के प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 सी, ए 10 के प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 ए प्लस में बी, फिर सी 100 के प्लेस पर है तो 100 सी, प्लस में 10 बी, प्लस में ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्लस कर लो 100 ए कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इसके बाद देखो तो यहाँ पे ए की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 ए 20 ए। ठीक है, और सिंपल ए की बात करें तो वो जो है 2, तो टोटल क्या बन गया 222। इसी तरीके से अगर आप बी को देखोगे तो 100 भी 200 हो गया, फिर यहाँ पर भी 2 बारी बी है तो 20 बी हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पर भी है तो 222। चाहे ए ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे सी ले लो, सबका टोटल जो है वो कितना बनेगा 222। ठीक है, तो 222 जो है वो किससे डिविजिबल है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो 222 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या होता है, तो 222 लिखते हैं 2, तो ये 111 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 हो जाएगा, इन्हें मैंने क्या किया है प्लस करके देखा है 1 2 और 3, तो 3 के टेबल में 3 आता है इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 10 11 2 और 1 बच गया, 3 7 21। तो अब देखो यहाँ पर 2 तो है नहीं नंबर ऑप्शन में, 3 भी नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है 37, तो 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। सिलिकॉन की जो घाटी है वो कहां पर है, तो आंसर है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है ऑफ व्हाट द अरेबिका, रोबस्टा एंड लेब्रिका आर टाइप्स। तो ये किस चीज के टाइप्स हैं, तो ये टाइप है कॉफी के। ठीक है, अगला देखो विच सिटी ऑफ द यूएसए इज ऑल्सो नोन एज मोटर सिटी। तो यूएसए की कौन सी सिटी है जिसको कि मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर है डिट्रॉइट। अगला है द कंट्रीज विद विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। कौन सी कंट्री है, ठीक है, किस टाइप की कंट्री जो है वो राइस की कल्टीवेशन के लिए जो है वो सुटेबल होगी। बेसिकली वहां पे क्लाइमेट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, गर्म और नमी वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री द वर्ल्ड फेमस कॉर्न बेल्ट इज सिचुएटेड। तो वर्ल्ड की कौन सी फेमस जो है वो कंट्री है जिसमें कि कॉर्न बेल्ट जो है वो सिचुएटेड है, तो आंसर है इसका यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इन हाउ मेनी टाइप्स द कॉटन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर। फाइबर के बेसिस पे कॉटन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो वो 3 तरीके के होते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ इंडियन स्टेट्स आर फेमस फॉर टी कल्टीवेशन। भारत के कौन से स्टेट है जो कि चाय के जो है मतलब कि चाय उगाने के लिए जो है वो फेमस है, वो आपने बताना है। तो आंसर है असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ठीक है, अगला विच सॉइल टाइप हैज द लोवेस्ट कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन क्या होता है, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता। तो लोवेस्ट कैपेसिटी पूछा है, यानी कि पानी जो है वो जल्दी से निकल जाए या मिट्टी जो है वो जल्दी सूख जाती है, तो किस तरीके की मिट्टी होगी ये। तो देखो जो क्लेई सॉइल होता है वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा रोकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मतलब कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या डेजर्ट सॉइल, तो लोवेस्ट कैपेसिटी किसकी होगी, डेजर्ट सॉइल की। ठीक है, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी की। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल। तो इसमें से कौन सा मेटालिक मिनरल नहीं है, वो आपने बताना है। तो कोल जो है वो मेटालिक मिनरल नहीं है। ठीक है, तो ये मेटल है, कॉपर भी, आयरन भी और सिल्वर भी, बट कोल जो है वो मेटल नहीं है, इस करके ये मेटालिक मिनरल नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो जो भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर है 32,87,782। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी कोल। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल जो है वो कौन सा है, तो आंसर है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है द मॉडर्न एरा इन इंडियन बिगिंस विद द डेथ ऑफ विच मुगल एम्परर। तो जो मॉडर्न एरा है, ठीक है, भारत में उसकी शुरुआत जो है वो कौन से मुगल शासक के मृत्यु के बाद हुई है, तो इसका आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, वो आपने बताना है। तो आंसर है 1764 एडी। अगला है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द काउंसिल हैव बीन गिवन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट। तो एक्ट का जो है वो नाम क्या था, वो आपने बताना है। तो ये था एक्ट चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है व्हेन डिड हंटर कमीशन एस्टैब्लिश्ड। तो हंटर कमीशन जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई, तो आंसर है 1882 एडी में। क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी, यानी कि 1857 के जो रिवॉल्ट में, ठीक है, विद्रोह में सबसे पहले जो शहीद हुए थे उनका नाम क्या है, तो आंसर है मंगल पांडे। नेक्स्ट है विच सिटी वाज मेड कैपिटल बाय ब्रिटिशर्स इन 1911 एडी। तो ब्रिटिशर्स ने 1911 में कौन सी सिटी को अपना कैपिटल जो है वो बनाया था, तो आंसर है दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फ्रॉम 1746 एडी टू 1763 एडी विच बैटल्स वर वॉन बाय द ब्रिटिशर्स दैट पेव्ड द वे ऑफ इंडिया फॉर देम। तो कौन सा युद्ध जो है वो इस टाइम पे लड़ा गया था, तो आंसर है बैटल ऑफ कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखो द पीरियड व्हेन मुगल एम्परर लाइक बाबर, हुमायूं एंड अकबर रूल्ड ओवर इंडिया इज नोन एज। तो जिस टाइम पे बाबर, हुमायूं और अकबर जो है वो शासन कर रहे थे, उस पीरियड को जो है वो क्या बोला जाता है, तो उसे कहा जाता है मेडिवल पीरियड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहला इंग्लिश किला जो है वो कौन सा था, अंग्रेजी किला जो है, अंग्रेजी किला कौन सा था, आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हेन एंड वेयर डिड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट बिगिन। तो कहां पर और कब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो आंसर है 1905 में हुआ था और बंगाल में। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो किन्होंने लिखा था, तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फुल्ली सोवरेन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत पूर्ण रूप से संप्रभु राज्य कब बना। ठीक है, तो सोवरेन स्टेट जो कौन से स्टेट होते हैं, जिनके पास अपने देश पर पूरा नियंत्रण होता है और अधिकार होता है ना, यानी कि वो अपने कानून और शासन जो है वो खुद तय कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन अगस्त 29, 1949, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन सी कमिटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1949 को, तो आंसर है 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अप टू विच एज ऑफ चिल्ड्रन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज इंप्लीमेंटेड, यानी कि कौन से एज तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा जो है वो इस तरीके का कानून जो है वो लागू किया गया,
तो इसका आंसर है 14 ईयर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द जस्टिस दैट गिव्स इक्वल राइट टू अर्न अ लिविंग एंड गेट इक्वल पे। कौन सा न्याय है जो कि हमें जो है मतलब कि कमाने का अधिकार देता है, इसके अलावा जो इक्वल पे है यानी जो इक्वल सैलरी है मेल और फीमेल के बीच में, है ना, तो वो भी पाने का अधिकार देता है कि एक जैसा अगर काम है तो उसमें चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को एक जैसी सैलरी मिलेगी। तो किस तरीके का जस्टिस है ये? इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। What is the name of the highest court of district in civil litigation? तो हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो कौन सा होता है, तो वो आपने बताना है। तो आंसर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल विच हैज द सुप्रीम कोर्ट बीन प्रोवाइडेड स्पेशल पावर। सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंदर स्पेशल पावर जो है वो दिया गया है, तो आंसर है आर्टिकल 136। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। पंजाब से राज्यसभा में कितने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, तो आंसर है 7। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स यानी कि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स जो है वो हो सकते हैं, वो आपने बताना है। तो आंसर है 545। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। पार्ट 1 भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।